हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारे पास कौन सा था, वेक्टर्स के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस को देख लिए थे, पॉलीगॉन्स ऑफ लॉ को देख लिए थे। आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम। कौन सा? वेक्टर का पैरेललोग्राम एडिशन लॉ देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। अगर उससे भी थोड़ा सा पहले कि टू वेक्टर्स के बिटवीन ऑफ एंगल कैसा मेजरमेंट था आपका, एक बार रिकॉल करवा देता हूं। जैसे ये ए वेक्टर है और दूसरा ऑफ मेरे पास कौन सा है, ये बी वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, या मेरे पास कौन सा होना चाहिए, हमेशा एंगल हम उसी दो वेक्टर्स के बीच का मतलब कंसीडर करेंगे जो मेरे पास दोनों वेक्टर का या तो कौन सा पॉइंट हो, हेड एंड हो, या तो कौन सा हो, टेल एंड। तो दोनों वेक्टर का टेल एंड है, तो जो भी ये दोनों के बिटवीन ऑफ एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ में हम क्या करते हैं कि मेरे पास जैसे एक और वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल, मतलब सॉरी, बी वेक्टर के एक एंड से हम ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसी तरह से ए वेक्टर के एक एंड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और तब तक आगे बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि मेरे पास दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना कर जाए। अब जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर गई हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर गई हैं, उस वाले को एक पॉइंट से हम आगे की डायरेक्शंस पे लेके जाते हुए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की हैं, इनिशियल ऑफ पॉइंट से लेके जाते हुए जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट की हैं, उस पॉइंट तक लेके जाते हैं। और ऐसा करने पे जो लाइंस ऑफ मुझे मिल रही है, वो लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को। ठीक है। और ये मेरे पास होता है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। अब अगर इस हिसाब से मैं बोलूं कि ये बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये मेरे पास इसके पैरेलल वाली जो लाइंस है उसकी भी उतनी ही लेंथ होगी और वही डायरेक्शन होगा। ये भी बी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। उसी तरह से अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं, तो ए वेक्टर के पैरेलल जो लाइन है उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस कैसा होगा, मेरे पास सेम होगा। ठीक। अगर मैं ये बात करूं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो आपको वेक्टर के ट्रायंगल ऑफ लॉ एडिशन से पता चला है कि मैं अगर जिस पॉइंट से चलूं उसी पॉइंट तक ट्रायंगल में पहुंच जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो पहले मैं ए वेक्टर को फॉलो करता हूं, तो सबसे फर्स्ट वन ए वेक्टर, फिर आगे बढ़ता हूं प्लस बी वेक्टर, और दूसरे उप वेक्टर की डायरेक्शन उस डायरेक्शंस के कैसी है, अपोजिट है, तो माइनस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये समझ में आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, मुझे इस आर वेक्टर को दूसरे साइड ले जाइए, ये आर वेक्टर के इक्वल हो गया। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो ए वेक्टर प्लस और बी वेक्टर के कैसी होगी, इक्वल। आप मन है तो इस वाले ट्रायंगल को, सॉरी, ए वेक्टर, ओ, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक। आप मन हो तो इस वाले ट्रायंगल से फॉलो करिए या फिर इस वाले ट्रायंगल से फॉलो करिए, बात दोनों में कैसी होनी है, सेम होनी है। कंफर्म। तो ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है। किस चीज को हम ये कहते हैं, पैरेललोग्राम को। तो हम इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ठीक। ये पैरेललोग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करने की बात है। अब इसके एडिशंस की फॉर्मेट चलेंगे कि वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे होगा। जैसे वेक्टर के फॉर्मेट में जो चीजें हम देखेंगे, पहला फॉर्मेट कि मेरे पास अगर वेक्टर के नॉर्मल ट्रायंगल की तो बात हुई, अब हम जब यहाँ पे बात करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हो, थीटा डिग्री पे प्रेजेंट हो। और ये जो रिजल्टेंट है ये मेरे पास इस वेक्टर से कितने एंगल पे है
और बी वेक्टर से कितने एंगल पे है, ये चीज मुझे मालूम करना है। अगर मैं बोलूंगा अल्फा मुझे मिल जाएगा तो बीटा की वैल्यू हम लोग फाइनली कर लेंगे। फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। अल्फा सॉरी थीटा माइनस ऑफ अल्फा कर देंगे तो हमें बीटा वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से वो फॉर्मेट में हम चलेंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ एडिशंस को हम अप्लाई कैसे करेंगे, मैं इस चीज को बताते चलता हूं आपको। ठीक, मैं ये कहा कि एक वेक्टर मेरे पास कौन सा है, पॉइंट ऑफ ओ से एक वेक्टर ऑफ के लिए मूव किए, ये कौन सा मेरे पास ए वेक्टर है, पॉइंट ओ से ए तक मूव किया हूं। उसी तरह से पॉइंट ऑफ ओ से लेके बी पॉइंट तक के लिए ये जो वेक्टर है वो कौन सा, बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के पैरेलल मैं एक लाइन ऑफ ड्रॉ किया। ठीक, बी वेक्टर के इंड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। उसी तरह से ए वेक्टर के इंड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, और जब तक ड्रॉ किया जब तक कि दोनों एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट ना हो जाए। अब जब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट को मैं किससे, इनिशियल ऑफ लाइन से क्या कर गया, या इनिशियल ऑफ पॉइंट से ले जाके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उन्हें मैच कर दिया। तो ये जो मिलेगा वो मुझे कैसा मिल रहा होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मिल रहा होगा। और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अपने पास कितना है, थीटा है। ठीक है, ये ओ बी ए और ये पॉइंट ऑफ जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट ऑफ कौन सा है, सी। ठीक, अब आपको मालूम है कि दोनों ऑफ मेरे पास ओ बी और ए सी एक दूसरे के कैसे पैरेलल हैं, तो मुझे जो इनके वेक्टर भी होंगे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसी होंगी, सेम होगी। उसी तरह से ओ ए और बी सी पैरेलल है तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो ये ए वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा पोर्शंस नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे ये रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा ओ बी है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, सी ए पे से ए वाले वेक्टर को, ये जो ए वाला वेक्टर है इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मैं एक्सटेंडेड को अलग कलर में ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। उसी तरह में मैं सी से एक परपेंडिकुलर इस तरह एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि एग्जैक्टली में जो ए वाली एक्सटेंडेड लाइन की कैसी हो, परपेंडिकुलर। और जिस पॉइंट पे मैच की उसको ई नॉमिनेट कर दिया। तो अब आपको ये चीज दिखना स्टार्ट हो रहा होगा कि ट्रेंगल ऑफ मेरे पास कौन सा, ट्रेंगल ओ सी ई एक राइट एंगल ट्रेंगल निकल के आ रहा है। कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सा ट्रेंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल आ रहा है। अब राइट एंगल ट्रेंगल में जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मुझे OC का स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, OE का स्क्वायर प्लस ओ EC का स्क्वायर। कंफर्म है, मतलब मेरे पास OC हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा, CE परपेंडिकुलर, और मेरे पास कौन सा OE बेस की तरह। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो ये रिजल्टेंट की जब बात की जाए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। तो इसको मैं इस साइड लेके गया तो मुझे दिखेगा OE का स्क्वायर प्लस ओ EC का स्क्वायर। ठीक, यही चीज आपको दिखेगी। अब बात करें O से E तक की, तो ये दो डिस्टेंस में वेरी कर रहा है, एक O से A और एक A से E। ठीक, और EC तो EC ही है हालांकि। ठीक, तो OE की बात करें तो OE दो फॉर्मेट में हो रहा है मेरे पास, OA प्लस ओ AE। ठीक, दो लेंथों का मिक्सअप है, स्क्वायर प्लस हो, अगला कौन सा हुआ, EC का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मेट हुआ। अब मैं अगर ये चीज देखूं कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो मैं तो ये ए वेक्टर को ही एक्सटेंड किया हूं ना, और ये बी वेक्टर है, तो एंगल कितना हो गया मुझे, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब अगर मैं ये चीज कहता हूं ट्रेंगल ऑफ ए
सी ई से अगर हम देखें कौन से ट्रेंगल से, ट्रेंगल ए सी और ई वाले से, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रेंगल है जहां पे मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम है बट ना बेस की वैल्यू मालूम ना परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम। तो अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन दिखाता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हुआ आपके पास AC और बेस हो गया आपके पास कौन सा, बेस हो गया, बोलिए भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस नहीं होगा, सॉरी बेस नहीं होगा, हाइपोटेनस होगा जो कि कितना होगा AC, जहां से साइन थीटा इज इक्वल टू EC की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, AC डिनोमिनेटर से इधर किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और AC की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी है, B वेक्टर, ये B साइन थीटा इज इक्वल टू EC। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकली। सिमिलरली अगर मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर मुझे मालूम है तो मैं किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करूंगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जहां पे बेस की जो वैल्यू है वो मेरे पास AC इंटू कितना होता है, कॉस थीटा। AC की जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस है जो कि किसके इक्वल है, B कॉस थीटा के इक्वल। यहां से अब मैं इस पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं तो मुझे ये वैल्यू में दिखना स्टार्ट हुआ कि रिजल्टेंट ऑफ जो वेक्टर का मॉडुलस है वो अपने पास कितना है, OA की वैल्यू आपके पास कितनी है, A वेक्टर के इक्वल, या A प्लस O, आपके पास AE की वैल्यू कितनी आई अभी, ये आपके पास AE तो है, AE की वैल्यू आई है B cos थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस O, EC की वैल्यू कितनी है आपके पास, B sin थीटा, B sin थीटा, B sin थीटा, तो आपके पास EC का स्क्वायर मतलब B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो रिजल्टेंट का जो मॉडुलस होगा, अब हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, और इस वाले को हम लिखेंगे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर ये चीज है तो यहां पर से हम देखना स्टार्ट करें, ए स्क्वायर की प्लेस पे तो ए ही स्क्वायर, बट अगर ये देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा और ये मेरे पास कितना बी स्क्वायर साइन थीटा, तो अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकालूं तो मुझे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज 2AB कॉस थीटा। जहां पर ये समझने की बात है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। तो आपको यहां से पता चला कि जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा तो वो कितना होता है, आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आप पहले ही पैरेललोग्राम में देख चुके हो कि ये वेक्टर प्लस वो बी वेक्टर होता है। तो अगर मैं इसकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस की बात करूं, ये मॉडुलस ही होता है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड देता है। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है वो कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे से थीटा ऑफ एंगल पे प्रेजेंट हो तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट का समेशन होगा वो अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। कंफर्म यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑफ चीज की, जो हमारे पास कैसा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल पे प्रेजेंट हो, अल्फा, और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बीटा से बी वेक्टर से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, बीटा।
यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर से भी अलग एंगल पे प्रेजेंट है और किससे, बी वेक्टर से भी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो सेम टू सेम अगर मुझे ये अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये बेस भी मालूम है पूरा और ये परपेंडिकुलर भी मालूम है। तो सिंपल सी बात है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू मुझे कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है आपके पास EC अपॉन बेस, बेस में आता है OA प्लस AE। तो आपके पास EC की जो वैल्यू है, EC की वैल्यू है b sin थीटा और OA की वैल्यू जो है वो कौन सी है, A प्लस AE की वैल्यू जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, B cos थीटा। ये टेन अल्फा की वैल्यू है। अगर ये टेन अल्फा की वैल्यू है, ठीक, यहां तक आप देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये टेन अल्फा की वैल्यू है तो मैं बात करूं बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते, तो वो होगी टेन इनवर्स, अल्फा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और अगर मैं वहीं पर से किसकी बात करूं, बीटा की बात करूं, तो बीटा होगा थीटा माइनस ऑफ अल्फा। ठीक, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तब की केसेस में था जब की केसेस में हमारे पास दोनों वेक्टर्स के, किसके, दोनों ऑफ वेक्टर्स के हमारे पास कैसे हों, इनिशियल पॉइंट्स, या फिर मैं ये बोलूं कि टेल एंड या हेड इन के बीच का एंगल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये एंगल ऑफ ड्रॉन में अब चेंजेस हो जाए, ठीक, जैसे ये हुआ कि ये मेरे पास ए वेक्टर हो जाए और दूसरा उफ मेरे पास इस तरह से मूव करे, ये कौन सा हो जाए, बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल मुझे अगर थीटा गिवन, दूसरी केसेस में ये कहूं कि मुझे अगर सेकेंड ऑफ केसेस में मैं कहूं कि इसके बाद वाले फॉर्मेट में कैसा होगा। ठीक है, बताइए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक, ऐसे मैं दो फॉर्मेट की बात करूं, ठीक, दो ही फॉर्मेट में लगभग लगभग आपको समझ में आ जाएगा, तो वही दो फॉर्मेट से मैं चल, अगर मैं देखूं तो ये मुझे कैसा इनिशियल पॉइंट, क्या इनिशियल पॉइंट में दोनों वेक्टर का जो हेड एंड है सेम है क्या, या टेल एंड नहीं, एक का अगर ये टेल एंड है तो दूसरे का हेड एंड है, तो जब थीटा की प्लेस पे जो आप वैल्यू पुट करोगे आप वो उस वाली केसेस में इस थीटा को नहीं पुट करोगे, आप दो तरह से पुट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो कि इस बी वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक, तो ये बी वेक्टर आगे एक्सटेंड हुआ तो ये मेरे पास कौन सा मिला, बी वेक्टर। अब देखिए इस इनिशियल पॉइंट पे ये बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का मेरे पास कौन सा टेल एंड है, तो अगर मैं किसी लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं तो एक स्ट्रेट ऑफ लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये टोटल एंगल जो यहां से यहां तक गया है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो 180 में से अगर मैं थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग ऑफ एंगल जो मिलेगा 180 माइनस ऑफ कितना मिलेगा, थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले के लिए जब रिजल्टेंट आप पुट करोगे तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 माइनस ऑफ थीटा, इस वाले में आप पुट करोगे। ठीक है, तो जिससे आपको जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस ऑफ थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा तो -2ab कॉस थीटा हो जाएगा। कंफर्म, कई बार लोग इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, उससे आपको इतना घबराना नहीं।
और अगर इसी में से मैं ये बोलूं कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आएगा वो लगभग लगभग कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से इसके अक्रॉस ए वेक्टर के इंड से बी वेक्टर के पैरेलल और बी वेक्टर के इंड से ए वेक्टर के पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट आएगा इस वाली केसेस में ये होगा। तो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू सॉरी रिजल्टेंट जो आएगा वो ये होगा और ये जो अल्फा होगा वो अब चेंज होगा, मुझे कितना हो जाएगा टेन इनवर्स पहला बी साइन थीटा की जगह पे आपके पास कितना हो गया साइन 180 माइनस ऑफ थीटा हो, ठीक। और उसी तरह से डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ए प्लस बी cos 180 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर ये चीज चला तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सिस 180 और 0 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो होता ही नहीं है, तो साइन का कैसा रहेगा साइन ही रहेगा और बी रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा और डिनोमिनेटर में ए। अब बट यहां पर कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये रिजल्ट आएगा इस वाले केसेस में, ठीक है। और इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर होगी। दूसरी ओप वाली केसेस में अगर मैं बात करूं कि इस वाले में थीटा आपको कैसे लेना है, इस वाले में सिंपल सा आप देखिए जो इनिशियल पॉइंट है वो इसके दोनों हेड एंड के लिए है, ये थीटा की प्लेस पे कितना हो जाएगा थीटा ही होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आप रिजल्टेंट लेंगे उसमें डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा। और दूसरी ऑफ केसेस में अल्फा की जो वैल्यू आप लिख सकते हैं वो टेन इनवर्स कितना लिख सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आराम से लिख सकते हैं। और तो और आप इसमें अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो थीटा है वो कभी भी मेरे पास किससे जीरो से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा और हमेशा थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा मेरे पास सॉरी जी थीटा जो है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा और बट 180 से कैसा लेस देन या इक्वल टू होगा। कभी भी आपको वेक्टर में कोई भी ऑफ एंगल मोर देन ऑफ थीटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसके रिजल्टेंट से कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ करते चलता हूं कि कब मुझे रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा कब रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा और कौन सी केसेस में आपको कैसा दिखेगा बिहेवियर ऑफ क्या होगा, ठीक है। चल अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं आर की बात करूं ये मेरे पास कितना हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा हुआ था, ठीक है। यहां से देखिए आप ना a की वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं ना b की वैल्यू में ना 2ab। मुझे ये बोला जाए कि cos थीटा की वैल्यू में जरूर वेरिएशन हो सकता है। cos थीटा की जो रेंज होती है मतलब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही जाएगी, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं कि cos थीटा की वैल्यू अपने मैक्सिमम प्लेस पे हो, पहली ऑफ कंडीशंस लेता हूं मैं cos थीटा की वैल्यू कितना लेके देखता हूं 1 जो पुट करके देखता हूं। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 पुट किया तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस वाली केसेस में रिजल्टेंट कितना हुआ ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये मेरे पास हो गया cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू 1 या थीटा की वैल्यू 0 पुट करिए तो आपको ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाली फॉर्मेट में r की जो वैल्यू आएगी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस वाले रिजल्टेंट को जब आप बाहर निकालोगे तो a प्लस बी आएगा। यही आपके पास रिजल्टेंट होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और दूसरी केसेस में चलूं कि अगर थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए
अपने मिनिमम ऑफ वैल्यू -1 में हो जाए तो थीटा की वैल्यू इस वाली केसेस में पाई या 180 डिग्री आप जिसे कहते हैं वो होगी। मतलब मेरे पास कॉस की वैल्यू -1 मिलती है कब, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। तो इस वाली केसेस में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास ये हो जाएगा -2ab, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हम -1 पुट किए हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा मुझे वो कितना आएगा इस वाली केसेस से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जिससे ये जो रिजल्टेंट आया वो a माइनस ऑफ बी हुआ। एक्चुअल में जब मैक्सिमम ऑफ थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप मिनिमम 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, या कॉस थीटा की वैल्यू जब आप मैक्सिमम पुट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसा मिला, मैक्सिमम। ये मेरे पास मैक्सिमम है, ये कौन सा है, मिनिमम है। जब थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम है और थीटा मैक्सिमम में हो तब की केसेस में आर मेरे पास कैसा मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। और थर्ड ऑफ केसेस मुझे ये रिप्रेजेंट किया कि मुझे अगर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए, तो मीन्स ऑफ मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो जो रिजल्टेंट आपको दिखेगा वो दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर तो सब 0 हो जाएगा। इस क्वांटिटी में अगर आप 0 पुट करिए इसको, ये तीनों ऑफ डिजिट मुझे 0 मिलेगी। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई है वो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरे पास फर्स्ट वाली केसेस में ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन पे होगा। मतलब जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शंस पे अप्लाई होंगे तो उनके रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स की वैल्यू ऑलवेज भी मोर देन मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा। दूसरी ओर वाली केसेस ये कहती है कि अगर एक वेक्टर मेरे पास किसी एक डायरेक्शन में लग रहा हो और दूसरा वेक्टर जस्ट ऑफ उसके मेरे पास कैसा लग रहा हो, पीछे साइड लग रहा हो, तो मुझे इस वाली केसेस में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, सबसे मिनिमम मिलेगा। आपको ये समझने की जरूरत है। तीसरी ऑफ केसेस कि अगर ये मुझे ए वेक्टर इस साइड हो और बी वेक्टर एक इसके जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर हो, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहीं एवरेज ऑफ वैल्यूज पे मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को आपको ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे पास जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो दो कोऑर्डिनेट के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसलिए हम ऑलवेज जब मॉडुलस वहां पे पढ़ते हैं, इसलिए ऑलवेज जब हम वहां पे मॉडुलस पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर मुझे x प्लस वाई ऑफ का मॉडुलस फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जब भी मॉडुलस फाइंड करना हो तो x का जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का जो कांस्टेंट होगा उसको स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो वो मुझे कैसा, उसके रिजल्टेंट का x प्लस वाई का कैसा मॉडुलस मिलता, वो इस प्रॉपर्टी के कारण होता है। अगर मुझे कभी ऐसा आ जाए कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो आपको सौभाग्य से यही आना पड़ेगा। कंफर्म है या नहीं? ठीक, ये चीज हुआ। इसके एक और फॉर्मेट की मैं बात करते चलता हूं थोड़ा और देर में। ठीक, अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास थीटा की वैल्यू कितना हो, इफ हम तीन एंगल देखें, तीनों एंगल में देखते हैं थीटा की वैल्यू इफ 0 डिग्री, देन टेन अल्फा मेरे पास कितना होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू अभी आप पुट किए हो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग ए प्लस बी इंटू कॉस 9, ये मेरे समथिंग अपॉन मतलब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने पास ऑलवेज भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब टेन अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। मतलब अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शंस पे हैं तो उनके रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तब की केसेस में वैल्यू कितनी होगी,
टेन अल्फा बी साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। मुझे डिनोमिनेटर देखना ही नहीं है, एक्चुअल में मेरा न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो मुझे ये डायरेक्टली मिला कि टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग ऑलवेज जीरो होगा। तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो। मतलब अगर ये चीज कहा जाए अल्फा और बीटा, या फिर सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। 180 डिग्री मतलब मेरे पास दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट ऑफ डायरेक्शंस पे हो गए हैं, तो उसमें जो रिजल्टेंट होगा वो भी अल्फा से, मतलब ए वेक्टर से जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, जीरो, और बी वेक्टर के साथ जस्ट ऑफ 180 पुट कर लीजिए। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया तब कितना होगा, तो ये बताइए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी cos 90। अब आप जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये b, और cos 90 की वैल्यू 0, ये b अपॉन a हो गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसलिए जब भी आप दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अगर आपको अच्छे से याद हो कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर गिवन हो और y एक्सिस का, ये दोनों मेरे पास हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सिस से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली ये लिखते हैं कि टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपॉन x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वो उसकी स्लोप को गिवन करता है। सेम टू सेम अगर मेरे पास दो वेक्टर्स कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपको भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उसके एक एक्सिस परपेंडिकुलर वाले एक्सिस का अपॉन हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सिस के मतलब रेशियो फाइंड कर दीजिए, जो भी अल्फा आएगा वो आपका ए वेक्टर के साथ होते एंगल को बताएगा। आ रही बात समझ में? और अगर बी वेक्टर की बात करोगे तो आपको सिंपल सा फॉर्मेट है ए अपॉन बी कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से वो फॉर्मेट बनता है हमारे पास वेक्टर के लिए। और यहाँ पर से अब होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ही टर्म वो बचता है कि अगर मैं ये कहूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो आप एक बार ट्राई करिए कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इस वाली केसेस में ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों इक्वल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे ए ही रखना है और बी की जगह पे भी ए ही रख दीजिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, और तो और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। ये आपको मेरे साइड से होमवर्क है। हालांकि अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो ये कंफर्म है कि आप घर पे ही बैठे हो, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से ट्राई करना, क्योंकि फिजिक्स की ब्यूटीनेस ही तभी आती है जब उसे आप अपने आप खुद ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया और फिजिक्स, जितना बेटर ऑफ प्रैक्टिस करोगे आप उतना बेस्ट ऑफ आप होते चले जाओगे। इसमें तो हम सिर्फ एक नॉर्मल ऑफ कैलकुलेशंस करके देना स्टार्ट करते हैं और चीजों को बताना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एनालिटिकल ऑफ वी में आप लोगों को थोड़ा पैसे मतलब बना के परोस देते हैं, बस हो गया, ऐसा है। अगर आपको जेई मेंस करना हो या नीट करना हो तो आपको प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ कंपलसरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास में नहीं बैठे हो तो आप उसको आराम से पेन पेपर नहीं लो, देखो और स्किप करो और चले जाओ, ऐसा नहीं। आप उसको आराम से सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा नो डाउट थोड़ा रुकिए, पीछे जाइए, एक बार कोई स्टेप छुटी होगी उसे फिर से एनालिसिस करिए और वापस आइए और फिर आगे कंटिन्यू देखना स्टार्ट करिए, और पेन पेपर लेके बैठिए और उसी के साथ उसको सॉल्व करते रहिए। कई बार अब मैं क्वेश्चंस भी दूंगा और इसके साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर हो सकेगा तो अटैच कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।